ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और कड़ी मेहनत से खेतों में काम करते थे। उसी गांव के एक कोने में किराए के एक छोटे से घर में केशव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। केशव और कुसुम कुछ ही दिनों पहले इस गांव में आए थे, इसलिए गांव में उन्हें कोई अच्छी तरह से पहचानता नहीं था। ऊपर से केशव के पास न तो कोई नौकरी थी और न ही कमाई का कोई जरिया। हर सुबह केशव उम्मीद के साथ गांव की अलग अलग दुकानों पर जाकर काम मांगता था, लेकिन अनजान होने की वजह से कोई भी उस पर भरोसा करके उसे काम देने को तैयार नहीं होता था। आज भी कोई काम नहीं मिला। आखिर कब तक ऐसे बेरोजगार रहूंगा? घर का खर्च भी चलाना है और महीने का किराया भी देना है। अगर जल्द ही कोई काम नहीं मिला तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? इतने में गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने केशव को मायूस हालत में देखा और उसके पास आकर कहने लगा, अरे भाई, तुम्हें तो मैंने पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई चिंता की बात है क्या? हाँ भैया, मेरा नाम केशव है। मैं इस गांव में नया हूँ। काम की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन जहां भी काम मांगने जाता हूँ लोग मना कर देते हैं। कहते हैं हम तुम्हें जानते नहीं हैं, तुम्हें काम कैसे दे सकते हैं। बस इसी बात की चिंता मुझे हर समय सताए जा रही है। अरे भाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता कर रहे हो? अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें हमारे गांव के सबसे दयालु सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। वे तुम्हें कोई न कोई काम जरूर दिला देंगे। इतना कहकर गांव का वो आदमी केशव को अपने साथ लेकर सीधे सरपंच जी के घर की ओर चल पड़ा। दोनों धीरे धीरे गांव की गलियों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। केशव के चेहरे पर अब पहले जैसी मायूसी नहीं थी, बल्कि उसे उम्मीद थी कि शायद सरपंच जी से मिलने के बाद उसे कोई काम मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद दोनों सरपंच जी के घर पहुंच गए और उनसे बात करने लगे। नमस्ते सरपंच जी, इसका नाम केशव है। ये अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे गांव में आया है। बेचारे के पास कोई काम नहीं है। जहां भी काम मांगने जाता है लोग इसे पहचानते नहीं है, इसलिए मना कर देते हैं। ये बहुत परेशान और मायूस लग रहा था, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। सोचा शायद आप इसकी कोई मदद कर दें। केशव, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, ये 2000 रुपए अपने पास रखो। हमारे बाजार में खाली जगह है, तुम वहां कोई छोटा सा काम शुरू कर दो। मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा काम भी चल पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपने आज मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपके दिए हुए पैसों से एक छोटा सा काम शुरू करूंगा और जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आखिरकार गांव के सरपंच जी ने केशव की परेशानी को समझते हुए कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दी। उनके दिए हुए पैसों से केशव के मन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। जो चिंता अब तक उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, वो काफी हद तक कम हो गई। इसके बाद केशव ने उस गांव के अनजान आदमी का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने उसकी परेशानी समझकर उसे सरपंच जी के पास पहुंचाया था। फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में केशव अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, कुसुम, एक खुशखबरी है। मुझे काम मिल गया है। गांव के सरपंच जी ने मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और बाजार में एक छोटी सी जगह भी दी है। अब मैं वहां अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये सोचा है कि वहाँ कौन सा काम शुरू करेंगे? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस सरपंच जी की मदद मिल गई, उसी खुशी में मैं सीधा घर चला आया। अब बताओ कुसुम, कौन सा काम शुरू करें? मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं? अरे जल्दी बताओ कुसुम। आपको याद है ना, जब हम ट्रेन से आ रहे थे तब हमने बिरयानी खाई थी। उसका स्वाद कितना अच्छा था। क्यों ना हम भी वैसे ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर बेचें? अरे वाह कुसुम, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। वैसे भी तुम खाना बनाने में साक्षात अन्नपूर्णा हो। तुम्हारे हाथों की बनी हुई बिरयानी जो एक बार खाएगा वो बार बार खाने जरूर आएगा।
बस तय रहा। अब हम दोनों मिलकर बिरयानी बेचने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही केशव और कुसुम दोनों मिलकर प्यार और मेहनत से स्वादिष्ट बिरयानी बनाने की तैयारी में लग गए। सारी तैयारी पूरी होने के बाद केशव ने बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगा ली और वहाँ बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए एक ग्राहक उसके पास आया और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो दूर से ही आ रही है। खुशबू से तो लग रहा है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगी। जरा एक प्लेट मुझे भी देना। जरूर भैया, आपको हाफ प्लेट दूं या फुल प्लेट? फुल प्लेट ही दे दो। केशव के मन में पहला ग्राहक मिलने की खुशी से उत्साह भर गया। उसने बिना समय गवाए तुरंत ग्राहक को बिरयानी परोस दी। इतने में गांव के अन्य लोगों को भी उसकी बिरयानी के बारे में पता चल गया और वे भी उसके यहाँ बिरयानी खाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। ज्यादा भीड़ होने की वजह से उसकी सारी बिरयानी शाम होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन मेरी सारी बिरयानी बिक जाएगी। ये सब भगवान की कृपा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं घर चलता हूँ। ये खुशखबरी कुसुम को भी सुनानी है। इतना कहकर केशव अपनी दुकान बंद करके बड़े ही आनंद के साथ बाजार से अपनी पत्नी के लिए गजरा खरीद कर ले गया। कुछ ही समय में वो घर पहुंच गया। कुसुम, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे हाथों की बनाई हुई बिरयानी सभी को इतनी पसंद आई कि कुछ ही समय में सारी बिरयानी बिक गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गजरा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ कुसुम, मुझे पता है कि तुम्हें गजरा बहुत पसंद है। आज पहले ही दिन हमारी सारी बिरयानी बिक गई, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा लेता चलूं। उस दिन केशव और कुसुम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पहले ही दिन सारे बिरयानी बिक जाने से दोनों के मन में नई उम्मीद और उत्साह भर गया था। उन्हें लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी की मुश्किलें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। किस्मत ने उनके लिए एक नई और बड़ी मुसीबत पहले से ही तैयार कर रखी थी, जो बहुत जल्द उनके जीवन में दस्तक देने वाली थी। अगले दिन सुबह केशव फिर से उसी जगह पर स्वादिष्ट बिरयानी बेच रहा था। बिरयानी की खुशबू से ग्राहक उसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे। तभी वहाँ एक ऐसा आदमी पहुंचा जिसके आते ही केशव की मुसीबत बढ़ गई। वो कोई और नहीं बल्कि सरपंच जी का बेटा माधव था, जो कुछ दिन पहले ही शहर से लौटा था। वहाँ पहुँचते ही वो कहने लगा, सुनो, आज के बाद तुम इस जगह पर ठेला मत लगाना। ये जमीन मेरे पिताजी की है। अब इस जगह पर मैं अपना नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना सामान समेटो और ये जगह खाली कर दो। माधव बाबू, लेकिन इस जगह पर ठेला लगाने की इजाजत मुझे सरपंच जी ने दी है। उनकी अनुमति से ही मैंने यहाँ ये ठेला लगाया है। अगर मैं आज ये ठेला लगाना बंद कर दूं, तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? बड़ी मुश्किल से मैंने ये काम शुरू किया है। ज्यादा बहस मत करो। ये जमीन मेरे पिताजी की है। यहाँ क्या करना है ये मैं तय करूंगा। मैंने जो कहा है वही करो। कल से तुम मुझे यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिखाई दिए तो अंजाम अच्छा नहीं हो। इतना कहकर माधव गुस्से में वहाँ से चला गया। उसकी धमकी सुनकर केशव के चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। वो गहरी चिंता में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सचमुच उसे ये जगह खाली करनी पड़ी तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये सोचकर उसका दिल बैठ गया। शाम ढलते ही वो अपना ठेला बंद करके उदास मन से घर लौट आया। कुसुम, आज हमारे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। सरपंच जी का बेटा माधव आया था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने कल से उस जगह पर ठेला लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। इतनी मुश्किल से ये काम मिला है। देखिए जी, सरपंच जी के बेटे की बात सुनकर हम ये जगह खाली नहीं कर सकते। आखिर आपको वहाँ काम करने की अनुमति सरपंच जी ने ही दी है। इसलिए मेरी बात मानिए, आप सीधे सरपंच जी के पास जाकर उनसे बात कीजिए। अगर वे मना कर देंगे तो ठीक है। तुम ठीक कह रही हो कुसुम। अब मेरे पास सरपंच जी से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
इसलिए मैं कल सुबह सबसे पहले सरपंच जी के घर उनसे मिलने जाऊं। केशव और कुसुम की दुख भरी बातें अभी चल ही रही थीं कि तभी एक और मुसीबत उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो कोई और नहीं बल्कि उनके मकान का मालिक था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, केशव, अरे ओ केशव, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ये तो मकान मालिक की आवाज लग रही है। चलो चलो बाहर जाकर देखते हैं। केशव, तुम्हारा इस महीने का किराया अभी तक नहीं मिला और पिछले महीने के 200 रुपए भी बाकी हैं। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं कि तुम जब मन करे तब पैसे दोगे। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। अगर कल तक मुझे पूरा हिसाब नहीं मिला तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। मकान मालिक धमकी देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद केशव पूरी तरह टूट गया। एक तरफ सरपंच जी के बेटे माधव ने ठेला हटाने की धमकी दी थी, तो दूसरी तरफ मकान मालिक किराया ना मिलने पर घर खाली कराने की चेतावनी देकर चला गया था। ऐसा लग रहा था मानो मुसीबत ने केशव को दोनों तरफ से घेर लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मुसीबत का सामना वो कैसे करेगा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे इस हालत में देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, आप इतना परेशान मत होइए। कल सुबह आप सबसे पहले सरपंच जी से जाकर मिलिए और उन्हें पूरी बात सच सच बता दीजिए। पहले देखिए कि वो क्या कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वे जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह केशव सरपंच जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ फूलों की सजावट थी और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। तभी अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। सरपंच जी की बेटी की शादी में खाना बनाने वाला रसोइया अचानक बीमार पड़ गया और आने से मना कर दिया। ये खबर सुनते ही सरपंच जी चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में सैकड़ों मेहमानों के लिए खाना कौन बनाएगा। ये सब देखकर केशव आगे बढ़ा और सरपंच जी से बात करने लगा। सरपंच जी, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शादी का सारा खाना बना सकता हूँ। मुसीबत की घड़ी में सरपंच जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने तुरंत केशव को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। केशव पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाने में जुट गया। कुछ ही घंटों में उसने इतना स्वादिष्ट खाना तैयार किया कि शादी में आए हुए सभी मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई उसके बनाए हुए खाने की प्रशंसा। केशव, आज तुम यहाँ आकर मेरी इज्जत बचा ली। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। सरपंच जी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, लेकिन मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। केशव ने सरपंच जी को शुरू से आखिर तक अपनी सारी परेशानियां खुलकर बता दी। केशव की सारी बातें सुनने के बाद सरपंच जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे माधव को अपने पास बुलाया। क्या केशव जो कह रहा है ये सब सच है? मैंने केशव को अपनी मर्जी से वो जगह दी थी, फिर तुमने उसे वहां से हटाने की हिम्मत कैसे की? किसी गरीब की मेहनत और उसकी रोजी रोटी छीनना बहुत गलत बात है। आज के बाद तुम कभी भी केशव को परेशान नहीं करोगे। पिता की डांट सुनकर माधव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अपनी की हुई गलती का कोई जवाब नहीं था। केशव, तुम बेफिक्र होकर पहले वाली जगह पर अपना बिरयानी का ठेला लगाओ और खूब सारे पैसे कमाओ। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे ले जाना, और अगर मेरा बेटा तुम्हें कभी परेशान करे तो सीधे मेरे पास चले आना, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद केशव ने पहले की तरह फिर से उसी जगह पर अपनी चिकन बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई। कारोबार फिर से चल पड़ा और उसके जीवन में एक बार फिर खुशियां लौट आईं।